भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP भारतीय शासन प्रणाली के मूल दार्शनिक आधार है, जो यद्यपि न्यायालय में प्रवर्तनीय है, नॉन जस्टिसिएबल यानी प्रवृत्ति नहीं है, परंतु डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों में शासन का मौलिक आधार है। राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून बनाते समय, नीतियां निर्धारित करते समय, प्रशासन चलाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखे, क्योंकि ये तत्व वास्तव में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनका ऐतिहासिक स्रोत मुख्यतः आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जहां इन्हें डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी कहा गया था। भारतीय संविधान में इन्हें भारतीय संदर्भ, गांधीवादी दर्शन, समाजवादी चिंतन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों के प्रकाश में अनुकूलित किया गया है, जिन्हें व्यापक समझ के लिए 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम, समाजवादी सिद्धांत, जिसमें अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करना, अनुच्छेद 39 पर्याप्त आजीविका संसाधनों का समान वितरण, शोषण से सुरक्षा, बच्चों के स्वस्थ विकास में अवसर, अनुच्छेद 39 है निःशुल्क विधिक सहायता, 42वां संशोधन, अनुच्छेद 41 कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य परिस्थिति और प्रसूति सहायता, अनुच्छेद 43 उचित वेतन और सामाजिक सांस्कृतिक विकास, अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार शामिल है, जो आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देते हैं। द्वितीय, गांधीवादी सिद्धांत, जो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के ग्राम स्वराज के दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं, जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों का गठन, 97वां संशोधन, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के शैक्षिक आर्थिक हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 47 मादक पेय और नशीले पदार्थों का निषेध, अनुच्छेद 48 पशु वध का निषेध और पशु संवर्धन, जो ग्रामीण विकास, स्वदेशी उद्योग और सामुदायिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। तृतीय, उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक शांति को प्रतिपादित करते हैं, जैसे अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, राष्ट्रीय एकता के लिए, अनुच्छेद 45 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, बाद में अनुच्छेद 21A द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 48 है पर्यावरण वन संरक्षण, 42वां संशोधन, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और कलात्मक धरोहरों का संरक्षण, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, जो भारत को एक प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में संकल्प व्यक्त करते हैं। इन अनुच्छेदों और इन सिद्धांतों की प्रकृति ने संबंध में संविधान के अनुच्छेद 37 में प्रावधान स्पष्ट किया गया है। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात कोई नागरिक इनके कार्यान्वयन के लिए अदालत नहीं जा सकता, परंतु ये शासन के लिए मौलिक है और राज्य इन सिद्धांतों को लागू करने का नैतिक संवैधानिक दायित्व है, जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि केवल नैतिक उपदेश है, बल्कि समय के साथ न्यायिक व्याख्याओं ने इन्हें महत्वपूर्ण संवैधानिक बल दिया। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा है, दोनों मिलाकर संविधान की आत्मा बनाते हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान के 2 पहिए हैं, जिनका संतुलन मूल संरचना का हिस्सा है। और यूनी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश 1993 में शिक्षा के अधिकार को नीति निर्देशकों से प्रेरित होकर मौलिक अधिकार का दर्जा दिया, जबकि चामबा सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश में अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ जैसे निर्णयों में आरक्षण, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधारों के संदर्भ में इन सिद्धांतों को व्यापक मान्यता मिली। मौलिक अधिकार भाग 3 और नीति निर्देशक तत्वों भाग 4 के बीच में संबंध भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक जटिल और विकासशील अध्याय रहा है। प्रारंभ में चंपकम दोराईजार्जन बनाम मद्रास राज्य 1951 में न्यायालय ने स्पष्ट किया, यदि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशकों के तत्वों के बीच में टकराव हो तो मौलिक अधिकार प्राथमिकता पाएंगे,
परंतु 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 31 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 39B और C को लागू करने वाले कानून अनुच्छेद 14 और 19 में टकराने पर भी अमान्य नहीं होंगे, जिसे केशवानंद भारती मामले में आंशिक रूप से मान्य ठहराया गया। 42वें संशोधन 1976 में अनुच्छेद 31 का विस्तार करते सभी नीति निर्देशक तत्वों को संरक्षण देने का प्रयास किया, जिसे मिनर्वा मिल्स मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार न्यायालय ने सुनिश्चित किया नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों को समाप्त न करे, बल्कि उनके साथ सामंजस्य स्थापित करे। व्यावहारिक कार्यान्वयन के स्तर पर देखा जाए तो नीति निर्देशक तत्वों ने भारतीय योजना प्रक्रिया और कानून निर्माण और सामाजिक नीतियों को गहराई से प्रभावित किया है। पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर, मनरेगा, जी राम जी 2005 से माध्यम से ग्रामीण रोजगार अधिकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सब्सिडी पर वाले अनाज का प्रावधान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं, अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां और 74वां संशोधन 1992 में अनुच्छेद 48 में प्रकाश में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीवन संरक्षण में कानून अनुच्छेद 48 के प्रकाश में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन जीवन संरक्षण में कानून अनुच्छेद 39A में अनुच्छेद विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1983 के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 44 में के संदर्भ में साफ बानो, ट्रिपल तलाक मामलों में के बाद में समान नागरिक संहिता पर बहस का तेज होना, अनुच्छेद 51 के अनुरूप भारत में गुट निरपेक्ष नीति, परमाणु नीति और जलवायु समझौतों में सक्रिय भूमिका, ये सभी नीति निर्देशक तत्वों की प्रासंगिकता और प्रभावशालीता को दर्शाते हैं। हालांकि इन सिद्धांतों की आलोचना भी की जाती है। आलोचक तर्क देते हैं कि इनकी अप्रवर्तनीय प्रकृति ने नैतिक उपदेश और वादा पत्र बना देती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और संसाधनों की सीमाओं के कारण इनका पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हो पाता। कुछ सिद्धांत पुरातन अव्यवहारिक प्रतीक होते हैं, जैसे पशुवध का पूर्ण निषेध और केंद्र राज्य संबंधों में तनाव उत्पन्न करने की संभावना रहती है, परंतु समर्थक इसका उत्तर देते हैं कि ये सिद्धांत संविधान को एक जीवित दस्तावेज बनाए रखते हैं। भविष्य की पीढ़ियां इनके लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे लेकिन स्थायी परिवर्तन लाते हैं। समकालीन संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व और भी प्रासंगिक हो गए। सतत विकास SDG के साथ इनका सामंजस्य, डिजिटल युग में डेटा गोपनीयता, डिजिटल अधिकारों को अनुच्छेद 21 और 39 के तहत सुरक्षित करने की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन के संकट में अनुच्छेद 48 की केंद्रीय भूमिका, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण को अनुच्छेद 39, 42 और 51 के प्रकाश में सुदृढ़ करना, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए अनुच्छेद 38, 39 के तहत नीति, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना, ये सभी चुनित नीति निर्देशक तत्वों को केंद्र में रखकर ही हल की जा सकती है। अतंतः नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की सामाजिक क्रांति की नींव है, जो राज्य को केवल रात्रिपालक नाइट वॉचमैन नहीं बल्कि सक्रिय कल्याणकारी एजेंसी के रूप में स्थापित करते हैं। यदि इनका कार्यान्वयन सीमा धीमा है, चुनौतीपूर्ण रहा है, परंतु इनकी दार्शनिक गहराई, लचीलापन, भविष्य दृष्टि से इनके भारतीय लोकतंत्र में नैतिक कंपास बना दिया है। जैसा कि न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर ने कहा है, नीति निर्देशक तत्व संविधान वह हृदय है जो मौलिक अधिकारों के मस्तिष्क को सामाजिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसी सामंजस्य में भारतीय संविधान की सफलता और प्रासंगिकता निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा गैर प्रवर्तनीय बनाए जाने के कारण संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रवर्तनीय नॉन जस्टिसिएबल नहीं बनाया। इसके पीछे प्रमुख कारण निम्नलिखित अधिकारों की 2 श्रेणियां। संविधान सभा में हुई चर्चाओं और बहसों के बाद यह निर्णय लिया गया कि व्यक्ति के अधिकारों की 2 श्रेणियां विभाजित किया जाना चाहिए, प्रवर्तनीय मौलिक अधिकारों के रूप में और अप्रवर्तनीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, स्वतंत्रता के समय देश के पास इन्हें पूरी तरह लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। अनुमानित बाधाएं, देश भर में विशाल विविधता, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए प्रभावी कार्यान्वयन को महत्वपूर्ण चुनौती के रूप से देखा गया। लचीलेपन की आवश्यकता, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात एक राष्ट्र के रूप में भारत की कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं थी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी रूप से लागू करने से संभावित रूप से राज्य की क्षमता पर बोझ पड़ सकता था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया कब, कहाँ और कैसे इन सिद्धांतों को लागू करना, इस संबंध में लचीलापन होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना, अपरिवर्तनीयता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अपरिवर्तनीय होने का अर्थ है कि उनमें से अधिकांश केवल कागजी घोषणाओं, पायस डिक्लेरेशन के रूप में ही रह गई है, अतार्किक रूप से व्यवस्थित।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न तो ठीक से वर्गीकृत किया गया, न ही उसमें सुसंगत दर्शन के रूप में तार्किक रूप से व्यवस्थित किया गया। जिस तरह से उन्हें व्यवस्थित किया गया वे अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण मुद्दों को सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक मुद्दों और आधुनिक मुद्दों के पुराने मुद्दों के साथ मिला देता है। रुद्रवादी प्रकृति। आलोचकों का तर्क है कि निर्देशक ज़्यादातर 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है और 21वीं सदी के भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। सामाजिक वास्तविकताओं की अनदेखी। कुछ लोगों का तर्क है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत की विविध सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं की जटिलताओं को संबोधित करने में विफल रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी नीतियाँ बनती भी है जो सभी नागरिकों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकती। संवैधानिक संघर्ष। वे कई तरह के संवैधानिक संघर्षों को जन्म देते हैं, जैसा कि नीचे से देखा गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में सिद्धांत। केंद्र इन सिद्धांतों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है। अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति और संसद के बीच राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को अस्वीकार कर सकता है जो किसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन करता हो। राज्यपाल और राज्य विधायिका के बीच राज्यपाल किसी ऐसे विधेयक को अस्वीकार कर सकता है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन करता हो। मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष। कुछ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्राय मौलिक अधिकारों के साथ टकराते हैं, जिससे परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करने की चुनौतियां उत्पन्न होती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उपयोगिता। कुछ आलोचनाओं के बावजूद निम्नलिखित कारणों से नीति निर्देशक सिद्धांत पूर्णतः उपयोगी है। यह निर्देशों का साधन। यह तत्व भारतीय संघ के भीतर सभी प्राधिकरणों के लिए निर्देशों के उपकरण या सामान्य सिफारिशों के रूप में कार्य करते हैं। राज्य कार्यों के लिए रूपरेखा। यह तत्व राज्य द्वारा किए गए सभी कार्यों, विधायी और कार्यकारी को निर्देशित करने वाले व्यापक ढांचे का गठन करते हैं। न्यायपालिका की सहायता। यह तत्व न्यायपालिका को कानून की संवैधानिक वैधता को निर्धारण करने में मदद करते हैं। इस प्रकार ये न्यायालय के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करते हैं। संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता। यह तत्व भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रस्तावना परिकल्पित आदर्शों को विस्तृत करते हैं और उन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। नीतियों में स्थिरता और निरंतरता। यह तत्व राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में घरेलू और विदेश नीतियों दोनों में स्थिरता और निरंतरता की सुविधा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों का पूरक। ये तत्व सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का प्रावधान करके भाग 3 के रिक्त स्थान को भरकर मौलिक अधिकारों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को प्राप्त करने में सहायता। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास करके सिद्धांत नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को पूर्ण और उचित बनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। सरकारी प्रदर्शन को मापने में सहायता। ये तत्व सरकार के प्रदर्शन को मापने के लिए मापदंड के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार ये नागरिकों के साथ साथ विपक्ष भी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जांच करने में सहायता करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन में चुनौतियां। जवाबदेही का अभाव। इनकी गैर बाध्यकारी प्रकृति के कारण आलोचकों का तर्क है कि डीपीएसपी के अनुपालन को सुनिश्चित करने में जवाबदेही की कमी। इसमें सरकार अपने दायित्वों की उपेक्षा कर सकते हैं। राजनीतिक लाभ। ऐसी आलोचना है कि सरकारें पर डीपीएसपी में उल्लेखित दीर्घकालीन उद्देश्यों को अल्पकालीन राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देती है, जिससे उनका महत्व कम हो जाता है। अपर्याप्त वित्तीय संसाधन। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण डीपीएसपी को पूर्ण कार्यान्वयन रोकने वाले प्रमुख कारणों में से एक है जनसंख्या विस्फोट। देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या विभिन्न नए सामाजिक आर्थिक मुद्दों को जन्म दे रही है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार डीपीएसपी का कार्यान्वयन पिछड़ता जा रहा है। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव। सहकारी संघवाद की अपर्याप्त भावना के परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच में डीपीएसपी के कार्यान्वयन के समन्वय और सहयोग का अभाव रहता है। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में गतिरोध की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कुछ स्थितियों में राज्य को मौलिक अधिकारों को कुछ प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता हो जाती है। इसका अर्थ है कि राज्य को गैर न्यायिक डीपीएसपी अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायिक मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना पड़ सकता है। संविधान लागू होने के बाद भी इस विरोधाभास ने दोनों के मध्य गतिरोध की स्थिति को उत्पन्न किया। विगत वर्षों में मौलिक अधिकारों डीपीएसपी के बीच संघर्ष के विकास को निम्न रूप में देखा जा सकता है। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 के इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया मौलिक अधिकारों और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी विरोध की स्थिति में मौलिक अधिकार मान्य होंगे। इनमें घोषित किया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों के सहायक के रूप में कार्य करता है। हालांकि बाद में ये माना गया संसद केवल संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति पवित्र प्रकृति होने के कारण संसद द्वारा संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। इसका तात्पर्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद
24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया। इसमें घोषित है संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किसी भी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है, कम कर सकती है। 25वां संविधान संशोधन 1971 इस संविधान अनुच्छेद 31C में जोड़ा गया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे। कोई भी कानून जो अनुच्छेद 39 ख और ग के वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करता है, वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं होगा। ऐसी नीति को प्रभावी बनाने वाले सब किसी भी कानून पर किसी भी न्यायालय में इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा ये नीति को प्रभावी नहीं बनाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 31C के प्रावधान को अवैधसंवैधानिक घोषित कर दिया। हालांकि इसमें अनुच्छेद 31C पहले प्रावधान को बनाए रखा था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसमें अनुच्छेद 31C से पहले प्रावधान की परिधि को बढ़ाकर इसमें केवल अनुच्छेद 39 ख और ग को नहीं, बल्कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने वाले सभी कानून शामिल कर लिए। इस प्रकार संविधान के संशोधन अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत मौलिक अधिकारों पर सभी DPSP को सर्वोच्चता प्रदान करने का प्रयास किया गया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस मामले में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31C को पहले प्रावधान की परिधि में बढ़ाने का सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था। इस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक बार फिर मौलिक अधिकारों का अधीन कर दिया गया। अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता के रूप में स्वीकार किया गया था। वर्तमान इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP और मौलिक अधिकारों FR के बीच संबंध में वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है। मौलिक अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर सर्वोच्चता प्राप्त है। हालांकि अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों सर्वोच्चता प्राप्त है। संसद किसी राज्य के किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित ना करे। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशकों में अंतर, ये प्रकृति में नकारात्मक होते हैं, ये प्रकृति में सकारात्मक होते हैं। धन्यवाद।